बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी ने दस्तक दे दी है और अब किसान भाई बहन सब्जी फसल की तैयारी में लगे हैं। सब्जी फसल की तैयारी कैसे करें और इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी आपको दिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के पशुपालक बकरी पालन, मुर्गी पालन और बतख पालन के लिए ले सकते हैं अनुदान। लातेहार के मछली पालकों और मछली विक्रेताओं को अनुदान पर 4 पहिया वैन देने की है योजना। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 688। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला के पशुपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बकरी पालन, घरेलू तरीके से देसी मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर सकते हैं। साथ ही बतख पालन के लिए अनुदान पर चूजा ले सकते हैं। इस योजना के लिए चुने गए लाभुकों को 50%, 90% और 100% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए लाभुकों की अलग अलग श्रेणियां निर्धारित हैं। लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। लातेहार जिला के जलाशय स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति और उनके सदस्य, महिला समूह और उनके सदस्य तथा थोक एवं खुदरा मछली और मछली बीज बेचने वालों को 4 पहिया भारवाहक वैन उपलब्ध कराया जा रहा है। वैन की खरीदारी पर 90% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय लातेहार में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो साल में 2 बार यानी खरीफ और रबी दोनों मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। खरीफ के लिए जून में और रबी के लिए अक्टूबर-नवंबर में बीज बुआई करें। इसमें कतारों और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी रखें। राज्य के ज्यादातर किसान रबी के मौसम में ही प्याज की खेती करना पसंद करते हैं। किसान भाई रबी में प्याज का बिचड़ा तैयार करने के लिए अक्टूबर-नवंबर में बीज बोएं और बिचड़े को दिसंबर से लेकर जनवरी तक लगाएं। इसी तरह खरीफ के लिए बिचड़े को अगस्त से सितंबर तक लगा सकते हैं। पौधा लगाएं तो कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। किसान भाइयों, अगर प्याज तो 2 मौसम में लगाया जाता है, एक खरीफ के मौसम में, एक रबी के मौसम में। खरीफ के मौसम में अगर आप लगाना चाहते हैं, उसकी बीज बुआई जो है आप जो है जून के महीना में करेंगे और अगस्त सितंबर में जो है उसकी बुआई पौध रोपाई करेंगे। और अगर रबी का आप लेना चाहते हैं फसल, तो इसकी बीज की बुआई जो है आप जो है अक्टूबर-नवंबर में करेंगे और पौध की रोपाई जो है दिसंबर से जनवरी तक कर सकते हैं। फरवरी के प्रथम सप्ताह पर भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके लगाने का तरीका है कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो करीबन जो है 15 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध का दूरी जो है 8 से 10 सेंटीमीटर तक। दलहनी फसल मूंग की खेती गर्मी में भी की जा सकती है। राज्य के जो किसान मूंग की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं, वे वर्तमान तिथि से लेकर 15 मार्च तक बुआई कर सकते हैं। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद SML 688 लगाएं। गर्मा मूंग की बुआई में 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मी के मौसम में मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद SML 688 लगाएं। ये रोगरोधी प्रभेद है और 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टाड़ खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पैगहो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन का उपयोग कैसे करें। लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के 2-3 उपाय अपना सकते हैं। पहला उपाय है बुआई से 1 महीना पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। दूसरा उपाय है पौधा लगाने के बाद और फूल निकलने के समय 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। तीसरे उपाय में प्रति एकड़ की दर से 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, वादे के मुताबिक अब बात करते हैं सब्जी फसल के बारे में। लत्तेदार सब्जी किसान भाई बहन अब इस वक्त आपके खेतों में लगे हैं और पर परागन एवं कीट संचारण कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं। चलिए तो उनके पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है लत्तेदार सब्जियों में पर परागन एवं कीटों का संचारण। उस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीच मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पर परागन आखिर होता क्या है। देखिए, किसान भाई को मैं एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि पर परागन एक्चुअली क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन इसको बोलते हैं। किसान भाई जब भी मान लीजिए कि लत्तर वर्गीय फसल की खेती करते हैं तो अक्सर ये समस्या उनके पास रहती है कि फल हमारा पकड़ता है लेकिन वो टिकता नहीं है, किसी वजह से गिर जाता है। तो ये एक बार का नहीं, उनका हमेशा का ये समस्या है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी फूल है, उसके वर्तिकाग्र पे अगर जो परागकण है वो अगर उसके साथ मैच कर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन या पर परागन। तो ये है, ये दो तरह का है। मान लीजिए कि क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम लोग जो है देखते हैं कि जिसमें नर फूल अलग होते हैं, मादा फूल अलग होते हैं। अब नर मादा फूल जब अलग होते हैं तो उनमें फल जो है जब भी अगर आएगा तो वैसे हम लोग देखते हैं कि जो लतर वर्गीय फसल है उसमें लोटे के शेप लेकर के कुछ फूल आते हैं, कुछ सिलेंडर के जैसे लंबे फल लेकर के फिर उसमें फूल आते हैं, कुछ सिर्फ फूल बनते हैं। तो किसान भाई को ये समझना होगा कि जो फूल बन रहे हैं वो आपका नर फूल अलग हैं और मादा फूल अलग हैं। शुरुआती जो अवस्था है उसमें नर फूल आते हैं, फिर बाद में मादा फूल आते हैं। तो जब तक अगर वो पॉलिनेशन ना हो, परागन ना हो, तो वो फूल जो है वो टिकता नहीं है, वो स्वतः गिर जाता है। तो नर फूल है वो तो फल पकड़ेगा नहीं, वो अपने आप गिर जाएगा। मादा फूल है उसमें फल ले करके आता है लेकिन वो फल टिकता नहीं है। तो परागन यहाँ पर जो है उसमें वर्तिकाग्र पे जो बोलते हैं उसका मान लीजिए कि जो ओवरी है उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं और उस पे जो है परागकण किसी तरह से पहुंचना चाहिए, यही परागन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कई तरह से ये आपका जो है वो परागन का काम होता है। इसमें परागन का काम के लिए मान लीजिए कि हवा के द्वारा हुआ या वर्षा या जल के द्वारा हुआ या किसी जीव जंतु के द्वारा हुआ, पक्षी के द्वारा हुआ और कीटों के द्वारा हुआ। अब कीटों में हम लोग देखते हैं कि कीट तो जो है वो बहुत तरह के हैं, तो लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, चाहे सिरफिट फ्लाई है, चाहे हम लोग देखते हैं लेडी बर्ड बीटिल है, ये हमारे मित्र कीट है और मित्र कीट से जो है वो परागन का काम होता है। लेकिन अभी जो कॉमन हम लोग देखते हैं कि लतर वर्गीय फसल है उसमें भौरा का बहुत ज़्यादा रोल है, वो जा कर के परागन करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कीटों के लिए, वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी का क्या होता है कि वो एक बार में जब फ्लाइट करती है तो लगभग जो है 300 से लेकर के 400-500 फूलों पे विजिट करती है। तो उसके जो हिंद विंग होते हैं, जो नीचे पीछे जो है पैर होते हैं, उसमें वो पॉलन जो है उसका फंस जाता है और वो नर मादा जो है फूल में वो विजिट करके और उसको फर्टिलाइज कर देती है और जिससे जो है वो फल पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो है भौरा का और साथ में हम लोग देखते हैं मधुमक्खी का, ये दोनों जो कीट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिनेशन में अपना अहम भूमिका अदा करते हैं। अब पॉलिनेशन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि उसमें किसी तरह से जो फल है उसमें परागकण जो है वो पहुँचे, यानी जो फूल है उसमें अगर परागकण अगर नहीं पहुँचेगा तो वो फल जो है कुछ दिन में स्वतः गिर जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग मुख्य रूप से ये देखते हैं कि अगर किसान भाई अगर मान लीजिए कि इसको अगर खेती कर रहे हैं तो खेती करने के बाद जो है उनमें यह समस्या आने ही है, तो वो जो है उनके खेत में बेनिफिशियल जो है कहें मित्र कीटों की संख्या वो कैसे वो बढ़ा सकते हैं। या अगर उन लोग अगर मधुमक्खी पाल रहे हैं
तो मधुमक्खी अगर पाल रहे हैं तो मधुमक्खी का बक्सा जो है उसमें कैसे वो रख सकते हैं। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि जब लत्तर वर्गीय का अगर खेती कर रहे हैं तो वैसे किसान को जो है वहाँ लत्तर वर्गीय फसल की भी के साथ साथ मधुमक्खी भी पालन करना चाहिए, जिससे जो है वो आसानी से वो जो है पॉलिनेशन या पर परागन का काम उनके खेत में हो जाता है। तो बहुत ऐसे जो मान लीजिए कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं उसमें ये समस्या नहीं है, वह स्वतः अपने आप में नर मादा मिल जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर अधिकांशतः जो लत्तर वर्गीय फसल में ये समस्या आते ही आती है, तो किसान भाई जब भी अगर खेती करेंगे तो इसमें विशेष ध्यान देंगे कि उनका जो है नर फूल और मादा फूल का रेशियो जो है वो लगभग जो है एक समान हो। तो वैसे कुछ किस्म है उसको अगर मान लीजिए जिस समय वो मादा फूल पहले आ रहे हैं तो उनका अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो कभी कभी वो हाथ से या मान लीजिए उसको वालवेट का कपड़ा है उससे पॉलन ले करके और उसमें वो करा सकते हैं। तो जहाँ पर मान लीजिए संकर किस्म का अगर बीज उत्पादन का काम है तो वैसे फूल में जो है वो आसानी से वो हाथ के द्वारा उसको परागन करके और ये काम किया जा सकता है। तो जब भी मान लीजिए खेती के बारे में बात हो तो कीटों का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कीट संचरण की बात है तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि बेनिफिशियल कीट जो है, जो लाभदायक कीट है, चाहे वह आपका मैंने जैसे बताया था कि आपका सिरफिट फ्लाई है, लेडी बर्ड बीटिल है, अन्य जो है इसमें जो कुछ शत्रु कीट भी है उसका भी जो है योगदान रहता है कि वो भी आपका आसानी से आपका फूलों में परागन कर देते हैं। और परागन का काम करने से किसान का जो है अच्छा उत्पादन भी होता है और किसान को इससे लाभ भी प्राप्त होता है कि अच्छा उत्पादन होने से उनका लाभ भी बढ़िया मिला। कि जब भी मान लीजिए कि अगर वो लत्तर वर्गीय का खेती कर रहे हैं तो उसमें जो फूल का जो मान लीजिए ड्रॉप होना या जो बोलते हैं कि फूल उनका जो है गिर जाना, वो तभी जो है होता है जब मान लीजिए कि नर मादा फूल उनका जो है प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हुआ हो, परागन ना हुआ हो। तो यह किसान भाई को सुनिश्चित करना होगा कि जब भी मान लीजिए खेती बाड़ी अगर कर रहे हैं तो कहीं अगर कोई मधुमक्खी पालक है तो लत्तर वर्गीय फसल कर रहे हैं तो उसको भी वहाँ पर जो है उनको बुला करके अपने बक्से को रखवाएं ताकि उनका परागन का काम जो है वो समयानुसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा फल उसमें जो है उनका मिले। और जो ड्रॉप होने की बात है कि कभी कभी जो है देखते हैं कि जब परागन का काम अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हैंड पॉलिनेशन भी वो कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो है वैसा सुबह में जब वो दोनों फूल खिले हुए रहते हैं तो वो जो नर का जो पॉलन है उसको ले करके मादा फूल के साथ अगर आप मिला देते हैं तो वो जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है और किसानों को इससे जो है वो ज़्यादा फल भी मिलता है और ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होता है। धन्यवाद सर, हमारे इस कार्यक्रम में आए, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए धन्यवाद। किसान भाई जोहार। गर्मी का वक्त आते ही पानी की कमी हो जाती है, ऐसे में सब्जी को पानी की ज़रूरत होती है और टपक विधि और मल्चिंग से इसकी खेती कैसे की जाए इसकी जानकारी लेकर भी हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ के तौर पे ओपी शर्मा जी और हम इनसे बात करने वाले हैं टपक और मल्चिंग से सब्जियों की खेती के बारे में। तो आइए इनसे जानते हैं कि टपक विधि है क्या। झारखंड प्रदेश में खासकर रांची ज़िले में किसान सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। झारखंड में धान की कटाई के बाद अधिकांश जो खेत है वो खाली रहते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में किसानों को उपलब्ध पानी अगर होता है तो उसमें वो सब्जी खेती करते हैं और दिसंबर के बाद उनको पानी की समस्या शुरू हो जाती है। तो कम पानी में सिंचाई कैसे करें, इसके लिए एक किसानों को एक सॉल्यूशन, एकमात्र उपाय है टपक सिंचाई। टपक सिंचाई में अगर किसान चाहें तो कम पानी में और ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। टपक सिंचाई एक सिंचाई की पद्धति है, एक प्रोसेस, एक मेथड है जिसमें जड़ के आसपास बूंद बूंद करके फसलों में पानी दिया जाता है। इस पद्धति में अधिकांश क्षेत्र ड्राई होता है और सिर्फ जहाँ पर फसल है वहीं पर बूंद बूंद पानी बहुत ही कम प्रेशर में धीरे धीरे
स्लो एंड फ्रीक्वेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, धीरे धीरे और 2 से 3 दिन के इंटरवल में अधिकांश सब्जियों में हम लोग पानी को दे सकते हैं, जिससे किसानों को कई तरह के फ़ायदे भी हैं। अगर हम मल्चिंग की बात करें तो जो भी किसान भाई हमारी मल्चिंग की तकनीक को अपनाना चाहते हैं तो मल्चिंग क्या है और इस तकनीक को वो कैसे अपना सकते हैं? पानी की समस्या जैसे अभी बताए, और इसको बचाने के लिए मल्चिंग भी एक विधि है। आज के डेट में अधिकांश किसान जो है प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं, जो 25 माइक्रोन का जो पॉलीथीन होता है उसका उपयोग करके, और जो बेड बनता है 1 मीटर चौड़ी जो प्लास्टिक उपलब्ध होता है उसके ऊपर सबसे पहले किसान बेड बनाते हैं, रेज्ड बेड जिसको बोलते हैं, ऊंची क्यारी। उसके बाद फिर उस पर मल्चिंग लगा देते हैं और फिर उसमें होल करके और एक एक प्लांटिंग जो होता है सब्जियों का उसमें हम लोग लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि मल्चिंग जो है, मल्चिंग से सबसे जो बड़ी फ़ायदा है जो एवापोरेशन, जो वाष्पीकरण होता है, और जो पानी का जो लीकेज, एक तरह से कहिए, लीकेज नहीं बोल सकते हैं इसको, जो लॉस बोलिए, किसानों को जो लॉस होता है वाष्पीकरण के द्वारा वो कम हो जाता है। और मिट्टी का जो तापमान है, जो फसलों में तापमान मिट्टी के अंदर चाहिए वो उसके अनुकूल होता है। और सबसे बड़ी जो फ़ायदा है सब्जियों में कि खरपतवार की जो समस्या होती है ये बहुत बड़ा, अगर सब्जियों की खेती में खरपतवार का नियंत्रण हो जाए तो सब्जी के उत्पादन में 25 से 30% का उत्पादन में वृद्धि या इससे भी ज़्यादा होता है। तो मल्चिंग के द्वारा पानी के साथ साथ हम लोग उत्पादन में भी वृद्धि कर रहे हैं और पानी को बचा रहे हैं। और मिट्टी का जो तापमान है, जो क्लाइमेट है, माइक्रो क्लाइमेट जो चाहिए पौधों के लिए, सब्जियों के लिए, वो उसके अनुकूल होता है, जिससे कि पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होता है, उसका उत्पादन भी, जिसको प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया में ज़्यादा उत्पादन मिलता है। उसकी क्वालिटी भी यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है, उसमें एक चमक भी होती है, जिससे बाज़ार में एक ज़्यादा उसका रेट मिलता है, किसानों को इसमें फ़ायदे होते हैं। हमारे जो भी किसान भाई इस विधि का इस्तेमाल करके किन किन सब्जियों की वो खेती कर सकते हैं? अधिकांश किसान सब्जियों की खेती जैसे टमाटर, बैगन या इसी तरह का और भी जो खेती है उसमें, सरसों में भी अभी देख रहे हैं जो किसान हैं, उसमें सरसों में भी जो रेज्ड बेड बनाकर लाइन से, और उसमें अगर मल्चिंग करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिक मल्चिंग हुई, अगर प्लास्टिक मल्चिंग नहीं भी उपलब्ध है तो वहाँ पर हम लोग जो फसल का अवशेष है, जो धान जैसे हम लोग खेती करते हैं किसान लोग, तो उसमें धान का जो पुआल है उसका भी उपयोग करके, या और भी जो पत्ते हैं जो किसानों के पास उपलब्ध हैं उस पत्ते का भी उपयोग करके, नारियल का जो छिलका होता है उसका भी उपयोग करके, और इसमें मुख्य रूप से उसके फसल या बेड के ऊपर हम लोग उसमें डाल देते हैं। धान का पुआल भी हो सकता है, कुछ भी और भी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग कवर करके, और फसल को हम लोग पानी से बचत होती है। मुख्य रूप से किसान अभी प्लास्टिक मल्चिंग और नहीं तो धान का अवशेष या और अन्य फसलों का अवशेष को भी एज ए मल्च के रूप में इस्तेमाल करके, और इसमें सबसे बड़ी जो फ़ायदा है कि मल्च जो होता है जब डिग्रेड होता है, बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ने के बाद वो मिट्टी में पोषक तत्व के रूप में भी उपलब्ध होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है, एबिलिटी जो है उसमें धीरे धीरे सड़ने के बाद वो मिलता है, और उसमें इनडायरेक्टली सॉइल का हेल्थ भी जो है इम्प्रूव होता है। और सस्टेनेबल फार्मिंग जो बात हम लोग करते हैं लंबे समय के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को, तो मल्चिंग ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम लोग स्वास्थ्य को भी, मिट्टी के स्वास्थ्य को भी मेंटेन करते हैं। क्या हमारे किसान भाई कुछ विशेष बातों का इन पे ध्यान रखने का ज़रूरत है जब वो टपक और मल्चिंग का इस्तेमाल करके खेती करे? तो ध्यान इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको, जो किस तरह से टपक सिंचाई जैसे जो सिस्टम है उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए और उसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि उसमें कटिंग होता है, तो सिंपल जो उसमें जो कनेक्टर है उसके द्वारा भी हम लोग, मान लीजिए कि लेटरल पाइप कट गया, तो वो सब सावधानी अगर रखेंगे तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम लोग काफ़ी लंबे समय तक उसको हम लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी टपक और मल्चिंग के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हैं,
सब्जी उगा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार। जानकारी देना हमारा काम था किसान भाइयों, अमल करना आपका काम है, क्योंकि अगर आप जानकारी के हिसाब से अगर अमल करेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा होगा और हमारा मकसद भी यही रहता है। जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।